हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीसी टीचर्स एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मरीन लैंडफॉर्म के बारे में। इससे पहले 2 वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूँ, उसमें मैंने रिवराइन लैंडफॉर्म और ग्लेशियल लैंडफॉर्म के बारे में ऑलरेडी बात की है। तो वो वीडियो आपको ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और अगर आप यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर यूपीएससी ऑप्शनल अगर आपका ज्योग्राफी है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मरीन लैंडफॉर्म होते क्या हैं। तो मरीन का मतलब आपको पता है कि वाटर से मतलब होता है, वाटर भी कहाँ का, जो ओशियन का वाटर होता है उसको हम मरीन कहते हैं। ठीक है। तो अब इस वाटर के द्वारा वेव्स कैसे, वाटर के द्वारा जो लैंडफॉर्म कैसे बनेंगे, तो उसमें तो एनर्जी होनी चाहिए। तो एनर्जी के लिए क्या होगी, एनर्जी किस में होती है, एनर्जी होती है वेव्स में। और वेव्स कैसे बनती है, वेव्स बनती हैं ड्यू टू द स्वीपिंग ऑफ विंड्स ओवर द वाटर सरफेस। जब वाटर पर जो है, वाटर की सरफेस पर जब विंड्स जो हैं बहुत ही ज़्यादा स्पीड में फ्लो होती हैं, तो फ्रिक्शन के कारण होता क्या है, उनमें जो है एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाती है वाटर में, और उसी से हमारी वेव्स जो हैं उत्पन्न हो जाती हैं। तो वेव्स, जब वो वेव्स के फॉर्म में जो एनर्जी होती है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर बढ़ती है, किसकी फॉर्म में, वेव्स के फॉर्म में। अब देखो, वेव्स क्या होती हैं, जब वेव्स समुद्र के तट पर जब पहुंचती हैं तो वहाँ पर क्या होता है, उनकी हाइट ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, क्योंकि होता क्या है, जैसे आपको ये पता होगा कि समुद्र की गहराई ज़्यादा होती है, और जब तट की तरफ बढ़ोगे तो गहराई जो होती है वो कम होती जाती है। जब तट की तरफ बढ़ेंगे तो गहराई कम होगी। गहराई कम होने की वजह से क्या होगा, गहराई कम होने की वजह से क्या होता है, वहाँ पर जो हाइट होती है किसकी, वेव्स की, वो ज़्यादा हो जाती है। तो वहाँ पर जब हाइट ज़्यादा हो जाती है तो इसी तरीके से वहाँ पर क्या होता है, जो भी क्लिप्स होती है, वो जो भी पहाड़ होते हैं आसपास समुद्र के किनारे, वो क्या होते हैं, कट जाते हैं। उन्हीं को हम कहते हैं इरोजन। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, इरोजन। इरोजन किसके द्वारा हो रहा है, वेव्स के द्वारा हो रहा है। जब वेव्स के द्वारा इरोजन हो रहा है तो वही हमारा हो जाएगा मरीन लैंडफॉर्म। ठीक है। अब देखो, यहाँ पर हम एक एक करके पढ़ेंगे। जैसे मैंने आपको बताया है कि जो है रिवर, जब जैसे रिवर में मैंने आपको पढ़ाया था कि इरोजन के जो है कई सारे प्रोसेस होते हैं। ठीक है, जैसे हाइड्रोलिक एक्शन हो गया, कोरोजन हो गया, अब्रेजन हो गया, ये सब मैंने आपको बताए थे। ऐसे ही मैंने जब ग्लेशियर लैंडफॉर्म बताया था तो मैंने आपको इरोजन के 2 प्रोसेस बताए थे, एक तो प्लकिंग बताया था, एक आपका अब्रेजन बताया था। इसी तरीके से हम देखें तो आपका यहाँ पर जो इरोजन जो होगा, यहाँ पे 4 तरीके से होता है। ठीक है, 4 तरीके से इरोजन मिलेगा। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, जो पहला जो टाइप होता है वो है आपका कोरोजन या अब्रेशन। तो कोरोजन या अब्रेशन तो आपने रिवर में पढ़ा होगा, और यही सेम जो होता है ये आपका किस में होता है, ये आपका मरीन लैंडफॉर्म में होगा। तो अब्रेशन का मतलब आप सीधे समझ लो, ये अब्रेजन का मतलब होता है कि घिस करके किसी भी चीज़ की घिसाई करना, वो होता है अब्रेजन। तो यहाँ पे देखो, वेव्स आर्म्ड विद रॉक डेब्री ऑफ ऑल साइजेस एंड शेप्स चार्ज अगेंस्ट द बेस ऑफ द क्लिफ एंड वियर देम बैक बाय कोरोजन। तो यहाँ पे होता क्या है कि जो वेव्स होती हैं अपने साथ में क्या होती हैं, डेबरी लेके आती हैं। डेबरी मतलब बहुत ज़्यादा मलबा लेकर के साथ में आती हैं, जो जिसमें कई तरीके के पत्थर भी होते हैं और सैंड्स होती है। तो वो क्या करती हैं, जब किसी भी क्लिफ्स के अगेंस्ट में रब करती है तो वो उसको क्या कर देती है, इरोड कर देती है। तो इसी को हम कह देते हैं अब्रेजन या कोरोजन। ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे एट्रीशन। तो एट्रीशन में मैंने क्या बताया था, एट्रीशन में मैंने आपको बताया था कि जब 2 पत्थर आपस में जब टकराते हैं, आपस में टकरा करके जब कोरोजन करते हैं, जो सॉरी इरोजन करते हैं, उसको हम एट्रीशन कहते हैं। तो एट्रीशन का मतलब हो गया द ग्राइंडिंग एंड पॉलिशिंग ऑफ दीज मटेरियल्स अगेंस्ट द क्लिफ फेसिस एंड अगेंस्ट ईच अदर इज लार्जली रेस्पॉन्सिबल फॉर द फाइन सैंड विच फॉर्म्स द बीचेस। तो होता क्या है, वहाँ पर जो भी पत्थर जब आपस में चलते हैं, मरीन जो वेव्स लेकर के आती हैं, वो आपस में टकरा करके वहाँ पर क्या करते हैं, एक दूसरे का इरोजन करते हैं। तो ये भी क्या है, हमारा एट्रीशन हो जाता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस आप जरूर ध्यान रखना। फिर अगला आता है हाइड्रोलिक एक्शन। हाइड्रोलिक एक्शन का मतलब क्या होता है, जब वाटर स्पीड से किसी चीज़ पर टकराता है तो उसको हम हाइड्रोलिक एक्शन कहते हैं। जब किसी भी चीज़ पर टकराएगा तो उसका इरोजन होगा, टूटेगी। ठीक है, तो वही हमारा क्या होता है, हाइड्रोलिक एक्शन होता है। तो व्हेन द मोशन ऑफ वाटर अगेंस्ट रॉक ऑन द सरफेस प्रोड्यूसेस मैकेनिकल वेदरिंग। मतलब मैकेनिकल वेदरिंग का मतलब होता है किसी पे चोट करके उसको तोड़ना। ठीक है, तो वाटर, जब इस वाटर की स्पीड ज़्यादा होती है, जब किसी चीज़ पर टकराता है तो वहाँ पे चीज़ें जो है टूट कर नीचे गिर जाती हैं, उसी को हम कह देते हैं हाइड्रोलिक एक्शन। ठीक है। अगला है सॉल्वेंट एक्शन। सॉल्वेंट का मतलब क्या है, कुछ चट्टानें ऐसी होती हैं जो पानी के साथ में घुल जाती हैं।
तो जब घुल जाती है, जैसे आपकी लाइमस्टोन है, चौक है, तो ये पानी के साथ में घुल जाती है। जब घुल जाएगी तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, इरोजन हो जाएगा। तो एक तरीके से वहाँ पे एक सॉल्वेंट एक्शन होता है, ठीक है। ये एक आपका केमिकल प्रोसेस होता है। तो अब्रेजन मैंने बता दिया। अब्रेजन का मतलब क्या है, जैसे ये आपकी वेव्स आ रही हैं और वेव्स आकर के अपने साथ में बहुत सारे पत्थर भी लेके आ रही हैं। तो ये जो क्लिफ्स, जहाँ पे क्लिफ थी, क्लिफ ये आपकी पूरी थी ऐसी, ठीक है, पूरी क्लिफ थी। यहाँ पर टकराया तो यहाँ पे आपने देखोगे कि यहाँ पर आपका ये वाला पार्ट जो है अंदर की तरफ अब यहाँ पे अब्रेजन हो गया है, ठीक है। एट्रीशन क्या है, जब जब पत्थर आपस में टकराते हैं एक दूसरे से, तो वहाँ पर भी क्या होता रहता है, इरोजन होता रहता है। सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन का मतलब मैंने क्या बताया था, जब जब चट्टानें जो हैं, जैसे मान लो बहुत कमज़ोर उसकी बनी होती है, जैसे लाइमस्टोन है आपका, लाइमस्टोन हो गया और आपका चौक हो गई, तो ये सारी चट्टानें जो होती हैं इसकी बनी होती हैं। तो इसमें जब वाटर जब जाता है, उनके कांटेक्ट में आता है, तो ये इसमें घुल जाती हैं तो इनका इरोजन हो जाता है, ठीक है। अगला है हाइड्रोलिक एक्शन। तो जब ये आकर के टकराता है वाटर से आकर के, तो इसमें क्रैक्स बन जाते हैं। जब क्रैक्स बन जाते हैं तो ये फाइनली टूट करके गिर जाता है। तो ये 4 प्रोसेस होते हैं जो मरीन वाटर जो है इरोजन करता है, इन 4 प्रोसेस के द्वारा। तो ध्यान रखना, अब्रेजन, एट्रीशन, सॉल्यूशन एंड हाइड्रोलिक एक्शन, ठीक है। और यही आपका रिवर में था, सेम जो 4 प्रोसेस थे वो आपके रिवर में भी यूज़ हो रहे थे, क्योंकि वो भी तो एक वाटर है, ठीक है। और लेकिन ग्लेशियर में आपके 2 प्रोसेस यूज हो रहे थे, जो आपका था अब्रेजन और प्लकिंग। अब हम आगे बढ़ते हैं, ट्रांसपोर्टेशन। देखो ट्रांसपोर्टेशन किसके द्वारा होता है, मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस जब जाते हैं, मतलब जो भी आपके डेब्री होगा या जो भी आपका कह सकते हो इरोजनल एजेंट होंगे, वो किस प्रोसेस से एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। तो पहला है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है, देखो सॉल्यूशन का मतलब क्या है, मिनरल्स आर डिजॉल्व इन वाटर एंड कैरीड अलोंग इन सॉल्यूशन। मिनरल्स जो होते हैं वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं, वाटर में घुल जाते हैं, ठीक है। और वो सॉल्यूशन के साथ जो है आगे बढ़ते हैं। जैसे वाटर में डिजॉल्व हो गए तो वाटर आगे बढ़ेगा, तो वो भी उसके साथ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं सॉल्यूशन। अब देखो सस्पेंशन क्या है, सस्पेंशन का मतलब होता है कि जो है मटेरियल उसके ऊपर तैर के चलते हैं। सस्पेंशन देखो ये आपका क्या है, सस्पेंशन है। तो सस्पेंशन मतलब जैसे वाटर आगे बढ़ रहा है तो उसी के साथ सस्पेंस होकर के वो भी जो मटेरियल है वो भी उसके साथ आगे बढ़ रहा है, तो ये कहलाता है आपका सस्पेंशन। सस्पेंशन जो होता है वो फाइन लाइट मटेरियल में होता है, ठीक है। जब छोटे छोटे पत्थर होंगे, बालू जो होगी वही तो तैर पाएगी, वरना बड़े बड़े पत्थर तो नीचे बैठ जाएंगे। तो सस्पेंशन में आपके फाइन लाइट मटेरियल का जो भी ट्रांसपोर्टेशन होता है वो सस्पेंशन के द्वारा होता है। फिर आपका है साल्टेशन। तो वो साल्टेशन क्या होता है, स्मॉल पेबल्स एंड स्टोन्स आर बाउंस्ड अलोंग द सी बेड। तो देखो यहाँ पे क्या होते हैं, साल्टेशन का मतलब होता है, ध्यान रखना, बाउंस जहाँ पे आ जाएगा वहाँ पे साल्टेशन आ जाएगा। तो बाउंस होते हुए सी बेड पे बाउंस होते हुए, जैसे बॉल बाउंस होती है ना, उस तरीके से बाउंस होते हुए ये चलते रहते हैं, तो इसको हम कहते हैं साल्टेशन। ट्रैक्शन क्या होता है, लार्ज बोल्डर्स एंड रॉक्स आर रोल्ड अलोंग द बेड। जब ये लुढ़क लुढ़क के चलते हैं, लुढ़क लुढ़क के चलते हैं, रोटेशनरी मोशन होती है, तो उसको हम कहते हैं ट्रैक्शन। तो ये 4 तरीके होते हैं जिनसे ट्रांसपोर्टेशन होता है मरीन इरोजनल एजेंट का, ठीक है। अब आगे हम बात करें तो मरीन जो है आपकी 2 तरीके से करेगा। तो पहला क्या है, इरोजन करेगा। पहला चीज़ क्या करेगा, इरोजन करेगा, ठीक है। तो इरोजन में कौन कौन से लैंडफॉर्म बनते हैं मरीन वाटर के द्वारा, तो हम उसकी बात कर लेते हैं। तो पहला जो लैंडफॉर्म बनता है वो है हेडलैंड एंड बेस। तो देखो हेडलैंड एंड बेस क्या होती है, देखो यहाँ फिगर से हम समझेंगे। इस फिगर में आपने देखा कि जैसे ये आपका क्या है, ये आपका मान के चलो ये कोई रॉक है, ठीक है, रॉक है यहाँ पर। अब ये रॉक पे क्या होगा, वेव्स आकर के अटैक करेंगी। जब वेव्स आकर के अटैक करेंगी तो यहाँ पर कुछ चट्टानें जो मुलायम होंगी वो तो जल्दी टूट जाएंगी। तो ये देखो यहाँ पे जल्दी ये नीचे अंदर की तरफ घुस गया। और कुछ चट्टानें जो होंगी वो जो कठोर होंगी तो वो नहीं टूटेंगी, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं डिफरेंशियल इरोजन। मतलब कुछ चट्टानें जो मुलायम है वो जल्दी टूट गई और कुछ नहीं टूटी, ठीक है। तो यानी हार्ड रॉक जो होगी, जो हार्ड रॉक होगी वो नहीं टूटेगी, सॉफ्ट रॉक जो होगी वो टूट जाएगी जल्दी से। तो जो हार्ड रॉक होती है उसको हम कहते हैं हेडलैंड, क्योंकि ये एक तरीके से आगे की तरफ झुकी होती है, मुंह अपना बाहर की तरफ निकाले होती है, इसका माउथ जो है आगे की तरफ होता है, इसी को हम कहते हैं हेडलैंड। और जो अंदर की तरफ कट जाती है उसको हम कह देते हैं बे, क्योंकि यहाँ पे पानी होता है अंदर इसके भर जाता है, तो इसको हम कह देते हैं बे। तो समझ में आ गया, जो हार्ड रॉक होती है जो टूटती नहीं है उसको हम हेडलैंड कह देते हैं, और जो सॉफ्ट रॉक होती है जिसका इरोजन हो जाता है तो वो एक बे का फॉर्म ले लेती है, तो उसको हम बे कह देते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, क्लिफ्स अलोंग द कोस्ट लाइन डू नॉट इरोड एट द सेम पेस। मतलब
सेम तरीके से इरोड नहीं होती है। व्हेन ए स्ट्रेच ऑफ कोस्ट लाइन इज फॉर्म्ड विद डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक हेडलैंड कैन फॉर्म। मतलब जब जो क्लिफ्स होती है, जो कोस्ट लाइन होती है, वो डिफरेंट टाइप की रॉक से बनी होती है, ठीक है। तो उसमें क्या होती है, जो सॉफ्ट रॉक होती है सच एज क्ले सैंड आर वीकर देयरफॉर दे कैन बी इरोडेड क्विकली। तो वो जल्दी इरोड हो जाती हैं, तो उन्हीं को हम कह देते हैं बे। और जो आपकी रॉक, जो हार्ड रॉक होती है, वो जल्दी इरोड नहीं हो पाती, तो उसको हम कह देते हैं क्या, हेडलैंड, ठीक है। तो व्हेन द सॉफ्टर रॉक इज इरोडेड इनवर्ड द हार्ड रॉक स्टिक आउट इनटू द सी फॉर्मिंग ए हेडलैंड, ठीक है। लेकिन जो हार्ड रॉक होगी वो आपकी इरोड नहीं होती है, तो वो एक अपना हेड बना लेती है, इसी को हम हेडलैंड कहते हैं। और इसी के साथ में आपका वेव कट प्लेटफॉर्म भी बन जाते हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहली जो हमारी हो गई वो हो गई हेडलैंड एंड बेस। आगे हम पढ़ें तो आगे अगला है आपका क्लिफ्स एंड वेव कट प्लेटफॉर्म। अब होता क्या है, देखो क्लिफ्स तो आपने देखा होगा समुद्र किनारे बड़ी बड़ी जो पहाड़ होते हैं, ठीक है। तो जो पहाड़ होते हैं उन्हीं को हम कह देते हैं क्लिफ्स। तो क्लिफ्स आर शेप्ड थ्रू इरोजन एंड वेदरिंग। तो क्लिफ्स जो होती हैं वो इरोजन एंड वेदरिंग के द्वारा अलग अलग तरीके की शेप वहाँ पर बनती रहती हैं। सॉफ्ट रॉक इरोड्स क्विकली एंड फॉर्म जेंटल स्लोपिंग क्लिफ्स। जो सॉफ्ट रॉक होती हैं वो जल्दी से इरोड हो जाती हैं और वो एक तरीके से एक स्लोपिंग वाली क्लिफ्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। वेयर एज द हार्ड रॉक इज मोर रेजिस्टेंट एंड फॉर्म्स मोर स्टीप स्लिप। तो उनका क्या बन जाता है, वो बहुत ज़्यादा खड़ी ढाल वाली जो क्लिफ्स होती हैं, जो हार्ड रॉक होती हैं, वो इरोड नहीं हो पाती है, तो उनकी ढाल जो खड़ी ही रहती है, तो उसको हम कहते हैं स्टीप क्लिफ्स। और साथ ही साथ इसके फुट में जो होता है वेव कट प्लेटफॉर्म बन जाता है। तो हम देखेंगे कि वेव कट प्लेटफॉर्म क्या होता है। आपको एक बार डायग्राम दिखा देते हैं इसका। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे ये आपका वाटर आ रहा है इस तरफ, ये आपका वाटर आ रहा है, और जब वाटर आ रहा है तो यहाँ पे देखो ये पहले जो आपकी क्लिफ थी वो यहाँ तक थी, यहाँ तक थी क्लिफ, ठीक है। अब वाटर जब आया ऐसे टकराया तो इसका क्या, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे ये जो सॉफ्ट रॉक थी अंदर की तरफ ये कट गई, ठीक है। जब अंदर की तरफ कट गई तो ये वाला क्या होगा, ये वाला हिस्सा जो है ऊपर की तरफ लटका रहेगा। जब ऊपर की तरफ लटका रहेगा तो ये टूट करके नीचे गिर जाएगा, ठीक है। जब नीचे गिर जाएगा तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख रहे हो कि पहले ये यहाँ तक थी, पहले ये यहाँ तक थी, और अब ये आपकी कहाँ तक आ जाएगी, अब ये आ गई यहाँ तक, अब ये यहाँ तक आ गई, ठीक है। तो ये वाली यहाँ से टूट करके गिर गई, अब ये यहाँ तक क्लिफ आ गई। अब फिर से ये वाटर आएगा तो यहाँ पे अपना स्पीड से गिरेगा, तो यहाँ पर आकर के क्या होगा, इसका फिर से इरोजन होगा। जब फिर से इरोजन होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, फिर से एक केव बन जाएगी, और केव बन जाएगी तो ये वाला ऊपर वाला हिस्सा जो है लटका रह जाएगा, तो ये भी टूट करके नीचे गिर जाएगा। अब देखो ये टूट कर नीचे गिर जाएगा तो फाइनली इसकी शेप क्या रहेगी, तो फाइनली शेप इसकी ये रह गई, इसकी ये वाली शेप रह गई। तो इसी तरीके से जो क्लिफ्स होती है उनका इरोजन होता रहता है, इरोजन होता रहता है और टूट करके नीचे गिर जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, देखो ये आप देख रहे हो नंबर 1 पे जो पोजीशन है ये है ओरिजिनल पोजीशन ऑफ द क्लिफ, ठीक है। और नंबर 2 पे देखो ये आपकी है वेव कट नॉच। तो ये नॉच जो बन गई है इसको कहते हैं वेव कट नॉच। तीसरा क्या है, नॉच इंक्रीजेज एंड क्लिफ्स कोलैप्सेस। अब ये नॉच क्या होती है, और गहरी होती चली जाएगी, और गहरी होती चली, और गहरी होगी। जब ये गहरी होगी तो ऊपर की जो क्लिफ होगी वो लटकी रह जाएगी, जब लटकेगी तो नीचे की तरफ वो गिर जाएगी, ठीक है। और चौथा क्या होता है, क्लिफ रिट्रीट्स। क्लिफ जो है पीछे होती जाती है, क्लिफ जो होती है वो आपकी पीछे होती चली जाती है, तो इसको हम कहते हैं क्लिफ रिट्रीट्स, ठीक है। फिर पांचवा क्या बन जाता है हमारा, वेव कट प्लेटफॉर्म बन जाता है, ठीक है। तो वेव कट प्लेटफॉर्म क्या है, जो वेव काट काट छाँट करके जो भी प्लेटफॉर्म बनाती है, जहाँ पे आपको बड़े बड़े पत्थर मिलेंगे। आप कभी भी जाना समुद्र के पास में जहाँ पे क्लिफ हो, तो वहाँ पे आसपास आपको बड़े बड़े पत्थर मिलेंगे, ठीक है, जिस पर खड़े हो जाते हो, आप खड़े होकर के देखते हो कि यहाँ पत्थर पड़ा हुआ है, तो उसको हम कहते हैं वेव कट प्लेटफॉर्म। उसी से हमारा बीच बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, और मैं आपको दिखा दूँ तो आपको इस डायग्राम में देखो, यहाँ पर आपके पहाड़ है, तो ये आपका पूरा जो बना है ये आपका वेव कट प्लेटफॉर्म बना हुआ है। ऐसे यहाँ पर आप देखोगे तो ये आपकी क्लिफ है, तो ये आपका वेव कट प्लेटफॉर्म आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये सारे हमारे क्या होते हैं, वेव कट प्लेटफॉर्म होते हैं। तो वेव्स जो इरोजन करके जो भी प्लेटफॉर्म बनाती है उसको हम वेव कट प्लेटफॉर्म होते हैं। तो ये आपका देख सकते हो, ए वेव कट प्लेटफॉर्म इज फॉर्म्ड व्हेन द फॉलोइंग अकर्स।
the sea attacks the base of the cliff between the high and low water mark. A wave cut notch is formed by erosional process such as abrasion and hydraulic actions के द्वारा जो है वेव कट नॉच बनती है, और जब वेव कट नॉच बढ़ती जाती है साइज में तो क्लिफ्स जो है अनस्टेबल हो जाती है, वो कोलाप्स होकर नीचे गिर जाती है, और इसी तरीके से जो क्लिफ का फेस होता है वो रिट्रीट हो जाता है, पीछे हटता जाता है। ठीक है, द बैकवाश कैरीज अवे द इरोडेड मटेरियल लीविंग ए वेव कट प्लेटफॉर्म। तो अब जब बैकवाश होता है, बैकवाश का मतलब क्या है, जैसे ये आपका मान के चलो ये आपका वाटर है, इस तरफ जा रहा है, और जा करके जब ये तट पर पहुंचता है, तट के पास जाने के बाद में तो ये आपका क्या होगा, मटेरियल आगे की तरफ ले गया। ठीक है, अब आगे की तरफ ले जाने के बाद में यहाँ पे जो भी अब क्या करेगा, वो पीछे की तरफ भी जाएगा। जब पीछे की तरफ जाएगा तो यहाँ पे जितना भी मटेरियल होगा वो पीछे की तरफ खींच के ले जाता है, पीछे की तरफ खींच के ले जाता है। तो पीछे की तरफ खींच के ले जाता है तो यहाँ पर जब वो पानी चला जाता है यहाँ से, तो आपको यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर दिखते हैं जिनको हम कह देते हैं वेव कट प्लेटफॉर्म। देखो यहाँ पे देखो, पानी जब अंदर की तरफ आया होगा तो फिर पीछे की तरफ गया होगा, जिसको हमने बैकवाश कहा। तो बैकवाश होने के बाद में तो यहाँ पे सतह जो है सूखी रह गई होगी, तो इसी को इन्होंने कह दिया वेव कट प्लेटफॉर्म। जैसे आपने देखा होगा समुद्र तट में लहरें आगे बढ़ती हैं, फिर कुछ टाइम बाद क्या होता है, आगे बढ़ने के बाद में फिर वो पीछे की तरफ भी जाती है, जिसको हम कहते हैं बैकवॉश। ठीक, तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि क्लिफ और वेव कट प्लेटफॉर्म क्या होते हैं। अगला जो इरोजनल फीचर है वो है केव, आर्चेज एंड स्टैक एंड स्टम्प्स। तो देखो केव्स क्या होती हैं, आर्चेस क्या होते हैं, स्टैक क्या होते हैं, स्टम्प्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम डायग्राम में देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखो यहाँ पे आप देखो, ये आपकी क्लिफ है, बड़ी सी क्लिफ है। ठीक है, ये आपकी क्लिफ हो गई, और क्लिफ में जब ये वाटर जाके टकराता है तो मैंने क्या बताया, जो सॉफ्टर रॉक होती हैं, मतलब जो आपकी रॉक, जो ऐसी रॉक जो सॉफ्ट होती हैं, तो उनमें क्या होता है, वो जल्दी से इरोड हो जाती हैं, इनका इरोजन जो होता है जल्दी से हो जाता है। तो यहाँ पर क्या बन जाती है, इसके अंदर केव बन जाती है। ठीक है, क्लिफ के अंदर, तो इसको हम कहते हैं सी केव। ठीक है, दूसरा देखो आर्क क्या होता है। अब जैसे जब सी केव जो होती है पूरी पार कर जाती है, पूरा इरोजन हो जाता है उसका। ठीक है, तो एक तरीके से यहाँ पर एक आर्क बन जाता है, गुंबद आकार जो आर्क होता है उसको हम आर्क कह देते हैं। ठीक है, अब आर्क के बाद फिर दूसरा क्या था हमारा, स्टैक एंड स्टम्प्स था। अब देखो स्टैक क्या होता है, अब यहाँ पे क्या होगा, ये पूरी क्लिफ थी, क्लिफ यहाँ पे पूरी थी। ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पे दिखाया भी गया है, यहाँ पे ये दिखाया है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक क्लिफ पूरी थी। अब हुआ क्या, यहाँ पर वाटर आकर के वाटर ने इसका इरोजन किया, तो इरोजन करके तो यहाँ पे देखो जगह खाली कर दी, और ये खंबा जो है खड़ा रह गया, क्योंकि ये हार्ड रॉक का बना हुआ था, इसीलिए ये क्या हो गया, खड़ा रह गया। ठीक है, ये आपका यहाँ पर खड़ा रह गया, और जो चीज़ खड़ी रह जाती है उसी को हम कहते हैं स्टॉक। अब कुछ टाइम बाद क्या होगा, इसका और इरोजन होगा तो ये टूट करके नीचे गिर जाएगा, तो छोटी सी आकृति ले लेगा, जिसको हम कह देते हैं स्टंप। इसको क्या कह देते हैं हम, स्टंप। तो ये आपका क्या है, स्टंप। पहले ये पूरी क्लिफ थी, टूट करके यहाँ का इरोड हो गया, तो ये बचा केवल स्टॉक। स्टैक बचा, स्टैक जब टूटेगा तो क्या बन जाएगा, स्टंप बन जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अगला है रिया एंड कोव। तो रिया एंड कोव क्या होता है, रिया जो होती है वो सबमर्ज लैंड होती है, सबमर्जेंस ऑफ एन अनग्लेशिएटेड रिवर वैली इज कॉल्ड रिया। अब देखो समझ लेते हैं डायग्राम से। ठीक है, इसकी जो डेफिनेशन है आप एक बार लिख लेना। देखो मैं आपको केव्स पढ़ा दे रहा हूँ। केव्स, आर्केज, स्टैक्स, स्टम्प्स आर इरोजनल फीचर्स एज द वेव कंटिन्यू टू ग्राइंड अवे एट द क्रैक इट बिगिंस टू ओपन अप फॉर्म ए केव। जो भी मैंने आपको बताया ना वही चीज़ लिखी है। द केव बिकम्स लार्जर एंड इवेंचुअली ब्रेक्स थ्रू द हेडलैंड टू फॉर्म एन आर्क। जब केव जब बड़ी हो जाती है तो क्या बन जाता है, इसका आर्क बन जाता है। ठीक है, और इसके बाद देखें, व्हेन द पोर्शन ऑफ द सी आर्क कोलैप्सेस द रिमेनिंग कॉलम लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्टेक। जब ये आर्क जो है कोलैप्स हो जाता है तो इतना कुछ बचता है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, स्टेक कहलाता है। जब स्टेक टूट जाता है तो स्टम्प बन जाता है। ठीक है, रिया क्या होती है मैंने बताया आपको, सबमर्जेंस, पार्शियल सबमर्जेंस ऑफ एन अनग्लेशिएटेड रिवर वैली इज कॉल्ड रिया। ठीक है, अब कोव क्या है, कोव इज ए स्मॉल बे और इनलेट विद ए शेल्टर्ड और रेस्ट्रिक्टेड एंट्रेंस। इट कैन आल्सो बी द एंट्रेंस टू ए क्रीक और अदर स्मॉल बॉडी ऑफ वाटर। तो यहाँ पे हम देखेंगे रिया और कोव क्या है। तो देखो रिया आपकी मैंने क्या बताया, सबमर्ज जो ग्लेशिएटेड लैंड होती है उसको हम रिया कहते हैं। तो जैसे आपने देखा होगा समुद्र के बीच में कुछ कुछ जो है आपके कुछ ऐसे फीचर्स मिलेंगे जो आपके जैसे आइलैंड के फॉर्म में कुछ फीचर्स मिलते हैं, उसको हम कहते हैं सबमर्ज लैंड। ठीक है, सबमर्ज लैंड जो होती है वो आपकी क्या कहलाती है, रिया कहलाती है। ध्यान रखना, सबमर्ज्ड लैंड कई बार पूछा गया, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि रिया क्या है। रिया इज ए सबमर्ज लैंड है। ठीक है,
अब यहाँ पे देखो कोव क्या होती है, कोव यहाँ पर देखो, कोव का मतलब क्या है, जैसे आपने देखा होगा कि यहाँ पर जब आपका ओशन वाटर आता है तो ओशन वाटर होने के कारण क्या होता है, यहाँ पर एक अंदर की तरफ एक गड्ढा सा बन जाता है जिसमें आकर के पानी भर जाता है जो कि सी से कनेक्ट होता है। ठीक है, तो उसको हम कह देते हैं कोव। क्या कह देते हैं उसको, हम कोव कह देते हैं। अगला है गोज एंड ग्लोब्स, जिसको हम ब्लो होल्स और मरीन गीजर भी कहते हैं। अब देखो गोज एंड ग्लोब्स क्या होता है, तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ये ब्लो होल बन गया, देखो यहाँ पर जैसे यहाँ पर इरोजन किया गया इसका, तो यहाँ पे एक सी केव बन गई, सी केव के अंदर जा करके पानी घुसा रहा, तो अंदर जाके और इरोजन हुआ। तो होता क्या, कभी कभी क्या होता है, बीच वाली रॉक जो होती है वो सॉफ्टर रॉक होती है, तो ऊपर से फट के यहाँ से पानी निकलता है, जिसको हम ब्लो होल कहते हैं। और ब्लो होल को ही हम ग्लोब कहते हैं। ब्लो होल को क्या कहते हैं, ग्लोब कहते हैं। तो ध्यान रखना है, जो ब्लो होल होता है उसी को हम क्या कहते हैं, ग्लोब कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ब्लो होल मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखो ये आपका ब्लो होल है, ये आपका यहाँ पर दिख रहा है ब्लो होल। ठीक है, ये आपका ब्लो होल है। यहाँ से पानी ये इसको क्लिफ को काट करके यहाँ पे होल बना करके ऊपर निकल आया, तो उसको हम क्या कह देते हैं, ब्लो होल कह देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखो ये आपका ब्लो होल है। ठीक, तो ये आपके सारे हो गए ब्लो होल। चेस में क्या होता है, दीज आर नैरो डीप आइडेंटेशन कार्व ड्यू टू हेडवर्ड इरोजन और डाउन कटिंग। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो ये आपका चेज्म है। ये चेज्म क्या है, यहाँ पर आपका जब ये आपका जो पानी होता है, सी वेव्स होती हैं, जब इसका हेडवर्ड इरोजन कर देती हैं, तो यहाँ पे एक क्लिफ रह गई, एक टुकड़ा क्लिफ का यहाँ रह गया, तो ये आपका अंदर जाकर के जो भी इरोजन हुआ, इसको हमने कह दिया, इसको हमने क्या कह दिया, चेज्म कह दिया। ठीक है, ये जो शेप होती है वो चेज्म होती है। ठीक है, तो आपको बेसिकली आपको बस ये याद रखना है, इनके नाम याद रखने हैं। जैसे आपको मैंने अभी क्लिफ पढ़ाई, केव पढ़ाई, स्टम्प पढ़ाया, स्टेक पढ़ाया, तो ये बस आपके नाम से पूछे जाते हैं कि विच ऑफ दीज इज ए इरोजनल फीचर्स ऑफ मरीन लैंडफॉर्म। तो ये आपको बस ध्यान रखना है। ठीक है, देखो क्रीक एंड इनलेट के बारे में बात करें तो देखो क्रीक एंड इनलेट क्या होती है। क्रीक इज ए नेचुरल स्ट्रीम ऑफ वाटर नॉर्मली स्मॉलर देन एंड ऑफन ट्रिब्यूटरी टू ए रिवर। Creek is narrow, sheltered waterway, especially an inlet in a shoreline or channel in a marsh। तो होता क्या है, क्रीक क्या होता है, क्रीक एक कह सकते हो नेचुरल स्ट्रीम होती है वाटर की, लेकिन रिवर से छोटी होती है। ठीक है, तो ये एक तरीके से मार्श लैंड के एरिया में ज़्यादा पाई जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये आपकी क्रीक है। तो क्रीक पानी क्या होता है, कभी कभी आसपास जो जंगल होते हैं तो उनमें जो वाटर भर जाता है, कभी कभी सी का, ओशन का, तो वहाँ पर क्या होता है, क्रीक बन जाता है। ठीक है, जो आपका रिवर से बहुत छोटे होते हैं लेकिन रिवर की तरह होते हैं। ठीक है, तो ये आपके मार्सरी दलदली एरिया में ज़्यादा पाए जाते हैं। इनलेट क्या है, एन इनलेट इज एन आइडेंटिशन ऑफ ए शोर लाइन यूजली लॉन्ग एंड नैरो सच एज ए स्मॉल बे ऑन आर्म। तो इनलेट क्या है, एक आइडेंटेशन मतलब एक नॉच टाइप की आकृति होती है जो आपकी लंबी और नैरो मतलब बहुत सकरी होती है। ठीक है, और जो जो आपकी बे बनती है ना, बे की तरह वो छोटी होती है। तो यहाँ मैं आपको इनलेट दिखा दे रहा हूँ, ये है आपका इनलेट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये आपका पानी एक तरफ से दूसरी तरफ यहाँ पर पार कर सकता है। ये आपका इसका जो मुहाना जो होता है ये आपका सकरा होता है, ये आपका क्या है, सकरा होता है। तो ये आपका इनलेट हो गया। तो अभी तक हमने जो है सारे इरोजनल लैंडफॉर्म थे वो हमने उनकी बात कर ली। अब हम बात करेंगे डिपोजिशनल लैंडफॉर्म के बारे में। तो मरीन जो है वाटर जो होता है कौन कौन से डिपोजिशनल लैंडफॉर्म बनाता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो डिपोजिशन का मतलब होता है सेडिमेंट, सेडिमेंट रिलेटेड होता है डिपोजिशन। तो जितना भी सेडिमेंट होगा वो इकट्ठा होगा जा करके कहाँ पर, किसी भी जो है उसके समुद्र के तट के किनारे जाके इकट्ठा हो जाता है। तो यहाँ पर होता क्या है, कई सारे जो सेडिमेंट इकट्ठे होते हैं तो उनसे कई प्रकार की आकृतियाँ बनती हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो पहला चीज़ बनती है वो है बीचेस, बीचेस बनते हैं। ठीक है, द बीचेस आर मेड अप ऑफ इरोडेड मटेरियल दैट हैज़ बीन ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम एल्सवेयर एंड देन डिपोजिट बाय द सी। तो बीचेस कैसे बनते हैं, जो इरोडेड मटेरियल्स होता है जो उसका ट्रांसपोर्ट करता है, कौन ट्रांसपोर्ट करता है, वेव्स ट्रांसपोर्ट करेंगी, और वो डिपॉजिट हो जाता है कहाँ पर, आपके नदी के तट पर, जिससे कि हमारे बीच का निर्माण होता है। तो सैंडी बीचेस आर यूजुअली फाउंड इन बेस वेयर द वाटर इज सैलो एंड द वेव्स हैव लेस एनर्जी। अब देखो जब जो सैंडी बीचेस कहाँ पाए जाते हैं, जहाँ पे जो बेस होती हैं, ठीक है, वो आपकी बहुत जो है गहरी नहीं होती, बहुत शैलो होती हैं,
और वेव्स की स्पीड जो होती है बहुत कम होती है, वेव्स में एनर्जी कम होती है, तो वहाँ पर आपके सैंडी बीचेस बनेंगे, ठीक है। एंड पेबल बीचेस ऑफन फ्रॉम वेयर क्लिफ्स आर बीइंग इरोडेड, मतलब अब जो पेबल बीचेस होते हैं, पत्थर वाले जो बीचेस होते हैं, वो कहाँ पाए जाते हैं, जहाँ पर आपकी क्लिफ्स पाए जाएंगे, जहाँ पर आपकी पहाड़ी पाई जाएंगी, वहाँ पर उनका इरोजन होगा, इरोजन होकर के वहाँ पर आपके क्या बनेंगे, पेबल बीचेस बनेंगे, पत्थर वाले जो बीचेस होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ए क्रॉस प्रोफाइल ऑफ ए बीच इज कॉल्ड बीच प्रोफाइल। बीच प्रोफाइल मतलब बीचेस पे जो आसपास का जो भी एरिया होता है वहाँ पे क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं उसको हम बीच प्रोफाइल कह देते हैं, ठीक है। द बीच प्रोफाइल हैज़ लॉट्स ऑफ रिजेस कॉल्ड बर्म्स, तो वहाँ पे क्या होती है, बहुत सारी रिजेस होती हैं जिसको हम बर्म्स कह देते हैं, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ लिया यहाँ पे, इरोजन लैंडफॉर्म पढ़ लिया, पहले बीचेस। तो यहाँ पे देखो ये आपका बीच यहाँ पर बनना है, देखो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये आपका सी है और यह सी वेव्स इधर की तरफ जा रही हैं, तो यहाँ पे जो बे बनती है, तो यहाँ पे जो बे बन रही है वहीं पे बे के किनारे आप देख रहे हो कि यहाँ पे बीचेस बन रहे हैं। देखो ये आपको जो दिख रहे हैं ना पीले पीले, ये आपको दिख रहे हैं, ये आपके बीचेस हैं, ये आपके क्या हैं, बीचेस हैं, ठीक है। जितना भी आपको पीला पीला दिख रहा है ये सब आपके बीचेस हैं, ठीक है। तो इनको हम कह देते हैं बीचेस, ठीक। आगे हम बढ़ते हैं, स्पिट्स एंड हुक्स क्या होते हैं। ए स्पिट इज एन एक्सटेंडेड स्ट्रेच ऑफ सैंड और शिंगल जटिंग आउट इनटू द सी फ्रॉम द लैंड। अब स्पिट क्या होता है, स्पिट का मतलब है जो भी आपकी कह सकते हो कि डेब्री होती है, जो भी आपका मलबा होता है, जो भी आपके सेडिमेंट्स होते हैं वो आकर के इकट्ठे हो जाते हैं, कहाँ पर, तट पर। और तट पर जब इकट्ठे हो जाते हैं तो इस तरीके का आपका क्या बन जाता है, एक लैंडफॉर्म बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे इकट्ठे हो गए, इकट्ठे हो गए, इकट्ठे होकर के यहाँ पे एक लैंडफॉर्म बन गया, और इस लैंडफॉर्म को हमने क्या कह दिया, स्पिट कह दिया, इसको क्या कह दिया हमने, स्पिट कह दिया, ठीक है। तो समुद्र किनारे आकर के अगर आप बहुत सारी मिट्टी इकट्ठी हो जाएगी तो वहाँ पर समुद्र के जैसे आइलैंड बनता है ना, उसी तरीके से यहाँ पर भी जब सेडिमेंट इकट्ठे हो जाते हैं तो यहाँ पर आपका स्पिट बन जाता है, ठीक है। अब स्पिट जो होता है, स्पिट इज कैरीड बाय लॉन्ग शोर ड्रिफ्ट, तो यहाँ पे जो लॉन्ग शोर ड्रिफ्ट आती है, तो जो किनारे किनारे जब आती है तो यहाँ पे क्या होता है, अपने साथ सेडिमेंट लेके आते हैं, सेडिमेंट ला करके यहाँ पे जमा करती रहती है, जमा करती रहती है, तो इकट्ठे होते रहते हैं, तो इसी से स्पिट बन जाता है। वैन देयर इज ए चेंज इन द शेप ऑफ द कोस्ट लाइन डिपोजिशन अकर्स, ए लॉन्ग थिन रिज ऑफ मटेरियल इज डिपोजिटेड, इट इज कॉल्ड स्पिट। तो यहाँ पे क्या होता है, डिपोजिशन होता रहता है मटेरियल्स का, तो ये स्पिट बन जाता है, ठीक है। तो दो, अब यहाँ पे क्या है, वेव्स कैन नॉट गेट पास्ट स्पिट, देयर फॉर द वाटर बिहाइंड स्पिट इज़ वेरी शेल्टर्ड। तो यहाँ पर जो होता है, जो अब यहाँ पे जो वाटर, यहाँ पे वेव्स आ रही हैं, तो यहाँ पर वेव्स तो इसके पार तो कर नहीं पाएंगे स्पिट को, तो यहाँ पे जो पानी इकट्ठा हो जाता है तो वो यहाँ पर वाटर जो होता है बहुत साल्टी हो जाता है, मार्सी टाइप का हो जाता है, ठीक है। आगे हम बढ़ें तो यहाँ पर ये देख रहे हो, ये आपका स्पिट हो गया, ये आपका स्पिट हो गया, तो यहाँ पे जो वाटर इकट्ठा हुआ तो यहाँ पे सॉल्टी वाटर इकट्ठा हो जाता है। आगे हम बात करें तो बार्स, लेगून्स एंड बैरियर्स। तो बार्स क्या होते हैं, देखो बार का मतलब क्या है, वही चीज़ है कि आपकी जो यहाँ पे जो सेडिमेंट होते हैं वो इकट्ठे होते रहते हैं, तो जब इकट्ठे हो गए तो यहाँ पे क्या बन जाता है, एक बार बन जाता है, ठीक है। बार बन गया, सेडिमेंट का बार बन गया, तो ना पानी इसके अंदर आ सकता है और ना यहाँ का पानी इधर जा सकता है, तो इसको हम कह देते हैं बार। तो स्पिट जब बड़ा हो जाता है, देखो स्पिट जब बड़ा हो जाता है, तो जब स्पिट जब बड़ा हो जाएगा तो ये आगे जा कर के इससे मिल जाएगा, मतलब इस ये वाला जो कोस्ट होगा, ये वाला कोस्ट होगा, आपस में मिल जाएंगे सेडिमेंट से, इसको हम कह देते हैं बार, ठीक है। और बार के अंदर जो पानी भरा रहता है यहाँ पर, उसको हम कह देते हैं लगून, ठीक। और बैरियर क्या है, बैरियर को हम कह सकते हैं इट इज़ द ओवर वाटर काउंटर पार्ट ऑफ ए बार। जब ये बहुत बड़ा जो है कह सकते हो कि बार जो बन जाते हैं, तो एक तरीके से वो बैरियर का काम करने लगता है, तो ये हमारा क्या बन गया, बैरियर। अब देखो टोम्बोलो एंड डम्बेल क्या होता है, टोम्बोलो क्या है, देखो टोम्बोलो का मतलब क्या होता है, टोम्बोलो इज ए सैंडी स्मस, समटाइम्स आइलैंड आर कनेक्टेड विद मेनलैंड बाय ए बार कॉल्ड टोम्बोलो। अब जैसे मान लो यहाँ पर आपका, ये आपका वाटर है, ठीक है, ये आपका वाटर दिख रहा होगा आपको, यहाँ तक तट है, और यहाँ पर आपका कोई आइलैंड है, तो यहाँ इससे आइलैंड की तो को कनेक्ट करने के लिए बीच में रास्ता जो बन जाती है, किससे, सेडिमेंट के द्वारा रास्ता बनती है, उसको हम कह देते हैं टोम्बोलो। टोम्बोलो क्या होता है, पाथ होता है जो मेन सी को आइलैंड से कनेक्ट करता है, तो वो हमारा टोम्बोलो हो जाता है, ठीक है। तो आपको टोम्बोलो दिख रहा होगा। आगे हम बात करें
डम्बेल क्या होता है, जब दो आइलैंड है आपस में जब कनेक्ट हो जाते हैं किसी भी सेडिमेंट के द्वारा तो उसको हम कह देते हैं डम्बेल। जैसे आपको समुद्र में, जैसे कोई समुद्र है तो ये मान लो यही समुद्र है, यहाँ पे एक आइलैंड है और एक आइलैंड ये है, तो ये एक दूसरे से कनेक्ट हो गए, यहाँ पे आपके सेडिमेंट इकट्ठे हो गए, तो इसको हम कहते हैं डम्बेल, क्योंकि डम्बेल की तरह ये आपको दिखता है। ठीक है, आगे हम देखें मरीन ड्यून्स एंड ड्यून बेल्ट्स। तो मरीन ड्यून्स क्या होते हैं, ए लार्ज अमाउंट ऑफ कोस्टल सैंड इज ड्रिवन लैंडवर्ड्स फॉर्मिंग एन एक्सटेंसिव मरीन ड्यून्स दैट स्ट्रेचेज इनटू ड्यून बेल्ट्स। तो देखो मरीन ड्यून्स क्या होते हैं, यहाँ पर क्या होता है, जैसे जो सेडिमेंट्स होते हैं, जो सैंड होती है, जब वाटर इधर की तरफ आता है तो यहाँ पर इकट्ठे जो सैंड को ला करके यहाँ पे इकट्ठा कर देता है। जब इकट्ठा कर देता है तो इस तरीके से यहाँ पर क्या बन जाएंगे, आपके ड्यून्स बन जाते हैं, मतलब यहाँ पर रेत के टीले बन जाते हैं, रेत के टीले बन जाते हैं, तो उसी को हम कह देते हैं आपके मरीन ड्यून्स। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। और आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मैंने कोशिश की है एक डायग्राम के माध्यम से सब आपको मैंने समझा दिए। और एक चीज़ यहाँ पर और है कि ये आपको ध्यान रखना, ये आपके यूजीसी नेट में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि यहाँ पर जो तट का क्रम होता है, तो सबसे पहले ध्यान रखना बैक शोर होता है। अगर तट से समुद्र की तरफ जाओगे तो पहले बैक शोर आएगा, दूसरे नंबर पे फोर शोर आएगा, तीसरे नंबर पे नियर शोर आएगा, चौथे नंबर पे ऑफ शोर आएगा। ये चीज़ आपको क्रम ध्यान रखना, क्योंकि कभी कभी क्रम पूछ लेता है आपसे। तो पहले नंबर पे बैक शोर, दूसरे नंबर पे फोर शोर, थर्ड नंबर पे नियर शोर और फोर्थ नंबर पे ऑफ शोर। अगर हम कहाँ से जा रहे हैं, कोस्ट लाइन से सी की तरफ जा रहे हैं, अगर हम सी से कोस्ट की तरफ जाएंगे तो पहले नंबर पे ऑफ शोर, फिर नियर शोर, फिर आपका फोर शोर, फिर आपका बैक शोर। ये चीज़ आपको क्रम जरूर ध्यान रखना है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आप यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।